22 मार्च का दिन तो अब किसी को नहीं भूल सकता। ये दिन नए भारत के इतिहास में दर्ज हो चुका है। उस दिन न्यू इंडिया ने ज्ञान और विज्ञान पर विजय प्राप्त कर ली थी। दिल्ली से फरमान जारी हुआ था, कोरोना महामारी को हम ताली और थाली बजाकर भगाएंगे। थाली और ताली के शोर से कोरोना दुम दबाकर इंडिया छोड़कर मारे दहशत के मारे डर से यूरोप भाग गया था। पूरे देश में जनता कर्फ्यू इतना संभल रहा कि लोग सड़कों पर जत्थों के जत्थों में निकले, नाचते गाते कोरोना की अर्थी उठाकर शमशान ले गए और उसे वहां पर जला दिया। यह जरूर अंतरराष्ट्रीय साजिश होगी कि आज 1 साल बाद भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,60,000 पार कर चुकी। यह जरूर अंतरराष्ट्रीय साजिश होगी कि आज भारत कोरोना के सेकेंड वेव की चपेट में है और रोज 40,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। और ताजा खबर यह है कि उत्तराखंड के नए नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये वही तीरथ सिंह रावत जी हैं जिन्होंने कल ही बयान दिया था कि भारत कोविड महामारी से जूझने में भारत ने बढ़िया काम किया है। वही तीरथ रावत हैं जिन्होंने उसी मंच से ये कहा था कि हम पर 200 साल हुकूमत करने वाले अमेरिका को कैसे कोरोना से जूझने में संघर्ष करना पड़ा, और एक तरफ हम हैं, देखिए कितनी मजबूती से लड़े। खुद उन्हीं से सुन लीजिए। अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। आप कहेंगे अमेरिका नहीं, ब्रिटेन की हुकूमत थी भारत पर। आपका कहना 100% सही है क्योंकि वो तथ्य पर आधारित है। लेकिन आपको बताया ना, न्यू इंडिया में हम ताली और थाली बजाकर रीजन, लॉजिक, तर्क, साइंस को झाड़ फूंच कर साइड में रख चुके हैं। इतिहास तो कभी भी मनमर्जी से बिगाड़े जा सकते हैं। पंचतंत्र की कहानियों की तरह दिमाग में कुछ भी इतिहास बुना जा सकता है। निष्कर्ष के तौर पर यह बताया जा सकता है कि जीन्स भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं, फटी जीन्स तो कतई नहीं। यह तो बेशर्मी की हद है, अंग प्रदर्शन है। और इतिहास ही क्यों, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री भी वही लोग हैं जो कि आए दिन फेक न्यूज बांटते जाते हैं। तो आजकल नई नई थ्योरी भी दी जा रही है। जैसे तीरथ सिंह रावत ने ऐलान किया कि सरकारी राशन उसी को ज्यादा मिलेगा जिसके ज्यादा बच्चे हैं। 20 बच्चे वाले परिवार को ज्यादा राशन मिलेगा, कम बच्चे वाले परिवारों को जलना नहीं चाहिए। और हर घर में पर यूनिट 5 किलो राशन देने का काम किया। जिसके 10 थे तो 50 किलो आ गया, 20 थे तो क्विंटल आ गया, 2 थे तो 10 किलो आ गया। लोगों ने स्टोर बना लिए, खरीदार सामने ढूंढ लिए। इतना बढ़िया चावल आया, कभी अपने आप भी लिया नहीं सामान्य जीवन में भी, आपदा के समय। लेकिन उसके बाद भी एक दूसरे से जलन होने लगी कि मुझे तो 2 हैं तो 10 किलो मिला, 20 वाले को क्विंटल क्यों मिला, इसको क्यों 20 मिला। भैया इसमें दोष किसका? उसने 20 पैदा किए, आपने 2 पैदा किए तो उसको 1 क्विंटल मिलना। अब इसमें जलन काहे का? जब समय था तब आपने 2 ही पैदा किए, 20 क्यों नहीं किए? काहे का जलन भाई? भारत बदल रहा है। भारत के बीजेपी शासित प्रदेश तो कम से कम बदल ही रहे हैं। बात बात पर अंतरराष्ट्रीय साजिशें ढूंढी जा रही हैं। फ्रीडम रिपोर्ट हो या हैप्पीनेस इंडेक्स, सब भारत को कमतर आंक रही हैं। ये सब साजिश का हिस्सा है। हंगर इंडेक्स में भारत नीचे है तो क्या हुआ? मोदी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला का कहना है, केंद्रीय मंत्री है वो, पार्लियामेंट में कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस देश में भुखमरी कैसे हो सकती है ही नहीं। तो साजिश का हिस्सा है ये जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं हंगर इंडेक्स। क्या इस देश में भुखमरी नहीं हो सकती? इस देश में तो कुत्ते के जन्मे बच्चों को भी मिठाई खिलाई जाती है। अब आपको समझ में आता है ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों हार्वर्ड की डिग्री से ज्यादा पुरुषोत्तम रुपाला और तीरथ सिंह रावत जैसे हार्ड वर्क करने वालों को पसंद करते हैं। तीरथ सिंह रावत मोदी जी की ही पसंद है, इसलिए रावत ने
मुख्यमंत्री बनने के बाद ये इच्छा जताई थी कि भारत में मोदी जी के लिए मंदिर बनने चाहिए, बनेंगे एक दिन। इतना हार्डवर्क किया जा रहा है कि मंदिरों के बाहर अब बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। और कौन कर रहा है ये काम? हिंदू युवा वाहिनी। दरअसल जिन लोगों के खिलाफ पुलिस केस बनाकर एक्शन लेना चाहिए वो खुलेआम राज्य में अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो जो पहले ही आपसी भाईचारे में दरार थी उसे ऐसे पोस्टर बैनर लगवाकर कुछ ऐसा विराट हार्डवर्क किया जा रहा है कि उस दरार को और गहरा किया जा रहा है, उस मजहबी खाई को और चौड़ा किया जा रहा है। दरअसल देहरादून कोतवाली थाने के इंचार्ज ने हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एटसेट्रा, इसके तहत केस तो दर्ज किया है। और ये भी पुलिस बता रही है कि कुछ पोस्टर्स बैनर हटवा लिए गए हैं, पूरे नहीं हटवाए गए हैं, धीरे धीरे हटवा लिए जाएंगे। मतलब बताया जा रहा है कि पुलिस ने इन लोगों से पोस्टर हटाने को कहा है। वैसे ये काम पुलिस खुद भी कर सकती थी। हम और आप ये कयास ही लगा सकते हैं कि अगर ऐसे बैनर किसी मस्जिद मैनेजमेंट वालों ने लगाए होते तो पुलिस फिर कैसे सख्ती से कार्रवाई करती। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बास प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी राज्यों में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नहीं है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। देहरादून के 150 से 200 मंदिरों में ऐसे पोस्टर, बैनर, बोर्ड लगा दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पोस्टर लगा दिए जाते हैं और प्रशासन क्या सोया रहता है? सवाल उठता है कि आखिर ये क्या चल रहा है? बीजेपी राज्यों में ही क्यों चल रहा है? अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ये कैसी साजिश चल रही है? कौन डायरेक्ट कर रहा है ये सब? और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं की जाती है? क्यों जल्दी छोड़ दिया जाता है ऐसे लोगों को? बताऊंगा वो केस। क्या नए भारत में यही होगा? सोचिए, कभी आपने ऐसा कोई बैनर देश के किसी मंदिर पर इससे पहले कभी देखा था? नहीं ना, मैंने तो नहीं देखा। जहां तक पूजा की बात है, सब अपने मंदिर, गिरजे, मस्जिद जाते हैं, तो फिर ये बैनर क्यों, जो साफ तौर पर गैर हिंदुओं और कहीं कहीं तो लिखा है मुसलमानों के प्रवेश पर वर्जित है इस मंदिर में? मुझे तो कभी किसी मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में नहीं रोका गया। कई बार गया हूं और फिर जाऊंगा और फिर जाऊंगा। सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी नफरत फैला रहे हैं? क्या है इनका मकसद? जो खबरें अभी तक छपी हैं उनकी माने तो ये हिंदू युवा वाहिनी संगठन कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक ये बैनर यति नरसिम्हानंद सरस्वती के सपोर्ट में लगाए जा रहे हैं। यति नरसिम्हानंद जो है वो गैर हिंदुओं के खिलाफ घोर सांप्रदायिक भाषण देते हैं, बयान देते हैं। उनके कई वीडियो जो हैं सोशल मीडिया पर हैं। लेकिन अचानक ये उग्र सांप्रदायिकता का मुजाहिरा क्यों? क्या इसके पीछे वो घटना है जिसमें वो 14 साल का मुसलमान बालक यूपी के गाजियाबाद में डासना के एक मंदिर में पानी पीने चला गया था? उसे प्यास लगी थी, पास में मंदिर दिखाई दिया, वो वहां पानी पीने चला गया। श्रृंगी यादव नाम के एक बंदे ने किस बुरी तरह उस बच्चे को पीटा। उसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया, मगर फिर उसे बेल पर छोड़ दिया गया, छूट गया बेल पर। जिस पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने ना तो नॉन बेलेबल केस बनाया, ना उसकी जो गिरफ्तारी के बाद जो उसको बेल मिलनी थी कोर्ट में केस चला, ना ही उसकी जमानत याचिका की पुलिस ने मुखालफत की। छूट गया 2 दिन में। अब घूम रहा है और इंटरव्यू दे रहा है। बताता हूं, यूपी प्रशासन ने बहुत ही हल्के में छोड़ दिया, जबकि उसके खिलाफ इस मामले में नफरत फैलाने के लिए, हिंसा के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो वीडियो आप देख लेते तो दहशत में आ जाते। अब श्रृंगी यादव खुला घूम रहा है और इंटरव्यू दे रहा है कि दरअसल बच्चे की गलती थी कि उसे प्यास लगी और उसने पास के मंदिर में नल से जाकर पानी पी लिया। ये बच्चे की गलती थी। एक इंसान को प्यास लगी, वो पानी नहीं पिएगा? यह प्रचार किया जा रहा है कि गैर हिंदू आकर मूर्तियां तोड़ जाते हैं, उसे गंदा कर जाते हैं, दूषित कर जाते हैं, इसलिए हमें अपने मंदिरों की सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए हम ये बैनर पोस्टर लगवा रहे हैं।
मगर क्या ये सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पुलिस को कभी ऐसे सबूत मिले हैं? क्या कभी कोई पकड़ा गया है ऐसी हरकत करते हुए जो कि दूसरे मजहब का हो? फिर ये झूठी कहानियां क्यों फैलाई जा रही हैं? क्यों एक समुदाय को बदनाम किया जा रहा है? क्यों समाज में नफरत फैलाई जा रही है और पुलिस और प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं कर रहा? कार्रवाई करना और उचित कार्रवाई करना में फर्क है। सख्त कार्रवाई करने में फर्क है। नहीं तो श्रृंगी यादव 2 दिन में बेल नहीं मिल गई होती उसको। तो क्या हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को भी बस वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा? क्या श्रृंगी यादव के साथ जो यूपी पुलिस का रवैया था, क्या वैसा ही रवैया पुलिस और उत्तराखंड प्रशासन का भी होगा? सोचिएगा, गौर करिएगा। मेरा आज का सवाल, क्या बीजेपी राज्यों में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ प्रशासन उचित या सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा? आपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।